कहानी की शुरुआत सियोल के एक पड़ोसी शहर ओरीडोंग में शुरू होती है, जहां एक बच्चे को एक अजीब से दिखने वाले मॉन्स्टर ने अपने हाथों में उठा रखा था और उसकी मां चिल्लाते हुए कह रही थी, प्लीज कोई तो मेरे बच्चे को बचा लो। वो चिल्ला चिल्ला कर ऐसे ही आवाज दे रही थी। दूसरी तरफ हम बाकी लोगों को देखते हैं, जो उस मॉन्स्टर को देखते हुए कहने लगते हैं, आखिर ये चीज क्या है? उसने तो सभी पुलिस वालों को पहले ही मार दिया। ये तो काफी खतरनाक है। अगर हम सब उसके पास जाएंगे तो हम भी मारे जाएंगे। और इतने में ही वो मॉन्स्टर उस बच्चे को भी मारने वाला था। ऐसा होते हुए देखकर उसकी माँ चिल्लाने लगती है और सबकी हेल्प मांगने लगती है। उसके बाद तभी अचानक से हमें खून दिखाई जाता है और ये देखकर सभी लोग शॉक्ड होते हैं, क्योंकि वहां पर एक अननोन बंदा पहुंच गया था और उसने उस मॉन्स्टर के हाथ को काट दिया था। उसके बाद वो बंदा बड़ी डेयरिंग अंदाज में उस मॉन्स्टर को देखने लगता है, जबकि वो मॉन्स्टर उसके हाथ के कटने के कारण से उस बंदे को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने रेज मोड में आने लगता है। दूसरी तरफ हम उसी बंदे को देखते हैं जो कि फुल चिल करते हुए अपना हाथ झटकाते हुए उस खून को साफ करता है। इतने में ही वो मॉन्स्टर अपने रेज मोड में आने के बाद उस बच्चे को फेंकते हुए सीधे उस बंदे की तरफ भागने लगता है, उसके ऊपर अटैक करने के लिए। दूसरी तरफ उस बच्चे की माँ दौड़ते हुए आती है और अपने बच्चे को पकड़ लेती है और इस तरफ वो मॉन्स्टर बड़ी तेजी से आते हुए उस बंदे के ऊपर अपनी पूरी ताकत से वॉर करता है, लेकिन वो बंदा उस मॉन्स्टर के वॉर को डॉज कर लेता है। उस मॉन्स्टर के ऐसा करने से उस बंदे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस मॉन्स्टर के ऊपर एक लात मार देता है। वो लात इतना जोरदार था कि मॉन्स्टर दूर जाकर एक बिल्डिंग में टकरा जाता है, लेकिन ये मॉन्स्टर वहीं नहीं रुकता और वो तेजी से उस बंदे के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। उस मॉन्स्टर के ऐसे स्पीड को देखकर एक सेकंड के लिए वो बंदा भी शॉक्ड होता है और इसके साथ ही वो मॉन्स्टर अपना मुंह खोलते हुए उस बंदे को एक ही बार में निगलने का ट्राई करता है, लेकिन वो बंदा अपने पैरों के हेल्प से उसे एक अपर कर देता है। उस किक को खाने के बाद वो मॉन्स्टर फिर से हवा में उड़ जाता है और इसके साथ ही वो बंदा अपने सीरियस पंचेस का यूज करता है उसके ऊपर लगातार। ऐसे पंचेस खाने के कारण वो मॉन्स्टर एक ही बार में ढेर हो जाता है और हम उस मॉन्स्टर को देख सकते हैं जिसके बॉडी में बहुत सारे छेद हो चुके थे और वो इसके साथ ही वहीं पर मर जाता है। ये सब देख कर तो वहाँ के सभी लोग बहुत ही शॉक्ड होते हैं और उनके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। इसके साथ ही सभी लोग उस बंदे के लिए तालियां बजाने लगते हैं और सभी लोग उसका जय जयकार करने लगते हैं। लोग उसकी तारीफ में कहने लगते हैं, तुम तो बहुत ही कूल हो। उन्हीं बीच में एक बंदा उससे पूछता है, हीरो आखिर तुम कौन हो? लेकिन वह अननोन बंदा इन सब के बातों को इग्नोर करते हुए वहां से जाने लगता है, लेकिन इतने में ही उस बच्चे की माँ उसे रोक लेती है और उसका धन्यवाद करती है। ये देखकर वो बंदा भी रुक जाता है। तब उस बच्चे की माँ कहती है, वास्तव में तुमने बहुत बड़ा काम किया है, तुम्हारा सच में बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नहीं जानती मैं तुम्हारा कर्ज कैसे चुका सकती हूँ। वो उनकी बातों को सुनता है और वहां से छलांग लगाते हुए निकल जाता है। ऐसा कुछ होते हुए देखकर तो लोग बहुत ही शॉक्ड होते हैं और सभी लोग कहने लगते हैं कि ये तो सही में हीरो था। हीरोज तो सच में एग्जिस्ट करते हैं और अब तक जिस हीरो को इन लोगों ने देखा था ये हमारे मानवा का मेन कैरेक्टर है और ये मानवा तुम लोगों को लुकिज्म सोलो लेवलिंग वाले मानवा से एकदम सेम वाइब देगी, क्योंकि इन तीनों में बहुत सारी चीजें सिमिलैरिटी है। इवन सोलो लेवलिंग के तो राइटर सेम है और इसी के साथ ये सीन यहीं पर शिफ्ट होता है। अब हमें सीओ हाई स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रोफेसर अपने स्टूडेंट को लेक्चर दे रहे होते हैं, जहाँ पर वो कह रहे थे, नेक्स्ट हम लोग सीखने वाले हैं नेचुरल डिजास्टर। उसका मतलब ये है कि जैसा कि तुम सब जानते हो ये एक नेचुरल फेनोमेना होता है, ये सिर्फ डिजास्टर्स और कैटास्ट्रोफिक होता है। अगर तुम लोग टाइमोलॉजी के बारे में एनालिसिस करोगे तो इसका मतलब ये है कि नेचर की तरफ से आपत्ति आना, जैसे भूकंप, तूफान, सुनामी, ये सब। लेकिन हम लोग उस इवेंट्स को भी नेचुरल डिजास्टर कहते हैं, जिन्हें हम ह्यूमंस रोक नहीं सकते। क्या मुझे कोई एग्जांपल देने की भी जरूरत है? जैसा कि अभी रेत चल रहा है और अब पूरी दुनिया नेचुरल डिजास्टर से उलझ रही है। इस तरह प्रोफेसर अपने लेक्चर दे रहे थे और दूसरी तरफ बैक बेंचर में से येलो हेयर वाला बंदा बोलता है, उफ मुझे तो बीमार महसूस हो रहा है। जब भी मैं बड़े बड़े लेक्चर्स देखता हूँ तब तब मुझे उल्टी आने लगती है। इतने में ही उसका दोस्त अपने फोन को दिखाते हुए कहता है, अरे यहाँ देखो। ये सुनकर येलो बाल वाला कहता है, मुझे मत छुओ, मुझे उल्टी आ रही है। तब उसका साथी कहता है, क्या तुम मूर्ख हो? मैं चाहता हूँ तुम एक बार इसको देख लो। वो बंदा अपने फोन में कल रात वाले वही मॉन्स्टर और उस बंदे के बीच के फाइट को दिखाते हुए कहता है, कुछ दिन पहले ओरीडोंग में एक इंसिडेंट हुआ था, किसी ने आज सुबह ही इसे अपलोड किया है। और उस वीडियो को वो मोटा देखते हुए कहता है, ये तो व्हाइट कैप वाला सुपर ह्यूमन है। ये वीडियो तो बहुत क्लोज जाके बनाया गया है और इसकी क्वालिटी भी काफी टॉप की है। क्या तुम जानते हो बाकी सभी वीडियो कितने दूर से लिए गए थे और उनकी क्वालिटी कितनी बेकार थी? तब उसका दोस्त कहता है, तुम सब कह रहे हो उन्होंने इसे
फिल्म मान के अपनी जान को जोखिम में डाला है। जो बंदा उस वीडियो को बना रहा था, अगर वो उस लड़ाई में फंस जाता तो क्या करता। ये सुनकर मोटा बंदा कहता है, मैं भी तो यही कह रहा हूँ, ये तो बहुत ही अमेजिंग बास्टर्ड है। और जब वो दोनों उस फाइट को अच्छी तरह देखते हैं, उन दोनों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। और उसका साथी कहता है, ये दिखने से एकदम रियल लग ही नहीं रहा। ये सुनकर मोटा कहता है, मेरे ऊपर धिक्कार है, अगर उनमें से कोई एक भी मेरे सामने आ गया तो मैं तो वहीं पे मर जाऊंगा। फिर वो दोनों बातें करते हुए उस वीडियो के कमेंट्स को पढ़ने लग जाते हैं। वो ऐसा कर ही रहे होते हैं, इतने में ही वहां पर सायरन बजने लगता है। और उस सायरन को बजते हुए सुन के स्टूडेंट्स कहने लगते हैं, ये तो एक अलर्ट है, इसका मतलब तो ये है स्कूल फिर से कैंसिल हो गया है। और उस अलर्ट में सबको कहा जाता है कि ये एक इनह्यूमन अलर्ट सिस्टम है। इंचल पोर्ट के पास एक बहुत ताकतवर मॉन्स्टर को देखा गया है। सभी क्लासेस को कैंसिल कर दिए गए हैं। सभी स्टूडेंट्स और टीचर्स कृपया जल्दी से घर चले जाइए। और ये सब सुनने के बाद उनके प्रोफेसर सबको शांत कराते हुए कहते हैं, यहाँ पर पहले से ही इतना हुड़दंग मचा हुआ है, क्योंकि पहला सेमेस्टर अभी शुरू हुआ है। हॉलवेज में एक दूसरे को धक्का मत दो और कहीं और मत जाना, बल्कि तुरंत अपने घर जाओ। प्रोफेसर की ये बात सुनकर सभी स्टूडेंट्स हाँ कह देते हैं और सभी के सभी स्टूडेंट्स अपने अपने घर जाने लगते हैं। उन स्टूडेंट्स में से एक लड़की अपने मन में कहती है, डैम इट, मेरा घर तो इंचन पोर्ट के करीब है, अभी तो एक ही हफ्ता हुआ है और ये फिर से हो रहा है। इस साल ये तीसरी बार हुआ है और इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। कुछ साल पहले एक मॉन्स्टर ने लगभग 70 लोगों की हत्या कर दी थी और पूरे गंगनाम शहर को वाइप आउट कर दिया था। अगर ऐसा ही कोई दूसरा फिर से सामने आया तो ये बहुत ही बुरी बात होगी। ये सब सोचते हुए अपने आसपास के बेंच में एक लड़के को देखती है जो कि अभी भी सो रहा होता है। उसको देखकर वो थोड़ा कंफ्यूज होती है और वो अपने मन ही मन कहती है, क्या ये सच में सो रहा है? यार ये लड़का है कौन? फिर वो उससे आवाज लगाती है, लेकिन इतने में ही उस लड़के का फोन वाइब्रेट होने लगता है। तब वो लड़का अपना फोन रिसीव करते हुए कहता है, ये तो जूरी है। फिर वो अपने कॉल को रिसीव करते हुए कहता है, कहाँ? उसके रिप्लाई में जूरी कहता है, इंचियन पोर्ट में मैं तुम्हारे जाने से पहले ही एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स दे दूंगा और अपना ईयर पीस मत भूलना। उसके बाद हमें उस लड़के के बारे में बताया जाता है। इसका नाम लिम कैंग है और ये सीओ हाई स्कूल का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। और लिम कैंग ही हमारे मानवा का मेन कैरेक्टर है, जो कि अपने पहचान को छुपा के रखता है और मॉन्स्टर से फाइट करता है। और जैसा कि हमें पता है, स्पाइडरमैन अपनी पहचान को छुपाता है और उसके पास एक असिस्टेंट होता है, वैसे ही लिम कैंग के पास जूरी है जो कि उसका पूरा काम करता है। जूरी की बात सुनकर कैंग कहता है, ठीक है, मैं अभी रेडी होता हूँ। ये सुनकर जूरी बोलता है, तुम्हें जल्दी करना होगा। तब कैंग उसके कॉल को कट करके उस लड़की को देखता है और उसे देखकर वो बिल्कुल कंफ्यूज होता है, क्योंकि वो लड़की भी कैंग को ही देख रही होती है और वो लड़की कैंग को ऐसे देखते हुए बहुत ही एम्बेरेस फील करती है। फिर वो जैसे तैसे कैंग से कहती है, ऐसा लग रहा है तुम सो रहे थे, अभी अभी अलर्ट जारी किया गया है तो तुम्हें घर जाना होगा। उस लड़की की बात सुनकर कैंग उसे घूरना शुरू कर देता है। ये देखकर लड़की थोड़ी कंफ्यूज होती है और सोचती है, यार इस लड़के में क्या प्रॉब्लम है, ये मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है। फिर वो वहाँ से चली जाती है और सोचती है, ये तो बिल्कुल लापरवाह है, पक्का ये ज्यादा दिन नहीं जीने वाला है। इधर कैंग अपना बैग पैक चेक करता है और बोलता है, मेरे बैग में ईयर पीस है, यूनिफॉर्म भी है, बाथरूम में जाकर कपड़े बदलने होंगे। फिर कैंग इधर उधर देखता है और कहता है, कोई नहीं है, चलो बाथरूम में चेंज हो आते हैं। और ये सीन यहीं पर कट होता है। अब हमें इंचन पोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक ट्रक ड्राइवर अपने ट्रक को 7th गियर में डालता है और एक मॉन्स्टर की तरफ फुल तेजी से बढ़ने लगता है और चिल्लाते हुए कहता है, ओए मॉन्स्टर, अब तू मर भी जा। उसके बाद वो ट्रक मॉन्स्टर से टकराती है, लेकिन उस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता, उल्टा उस ट्रक की ऐसी की तैसी हो जाती है। ये देखकर तो ट्रक ड्राइवर बहुत ही शॉक्ड होता है और मनी मन सोचता है, शिट, मेरे तो एल लग गए, अब मैं क्या करूं। फिर वो मॉन्स्टर ट्रक को उठाकर फेंक देता है और वो ड्राइवर मर जाता है। ये सब छुपकर दो एम्प्लॉइज देख रहे होते हैं। उनमें से पहला बंदा बोलता है, भाई उसने तो ट्रक को क्रश ही कर दिया। ये सुनकर दूसरा बंदा रोते हुए कहता है, हम सब तो मरने वाले हैं। ये सुनकर पहला बंदा गुस्सा होते हुए उसका कॉलर पकड़ के बोलता है, अबे रोना बंद कर, तुझे पता नहीं है डर के आगे जीत है, अगर तुझे जीना है तो मर्द बन। तभी उनके ऊपर मॉन्स्टर आ जाता है। ये देखकर दूसरा एम्प्लॉय कहता है, भाई हम तो गए। तब पहला कहता है, कोई बात नहीं, मैं इससे मरते दम तक फाइट करूंगा। और ये सीन यहीं पर शिफ्ट होता है सीओ हाई स्कूल की तरफ, जहां जूरी कैंग से पूछता है, कैंग तुम कहां पहुंच गए? तब कैंग कहता है, बाथरूम में हूँ और मैं अपने कपड़ों को चेंज कर रहा हूँ। ये सुनकर जूरी कहता है, जल्दी कर, सिचुएशन तो बहुत ही खराब हो रहा है, मैं तुम्हें लाइव डायरेक्शन भेज रहा हूँ। तब कैंग कहता है, ठीक है मैं आ रहा हूँ, मैंने ईयर पीस पहन लिया है, यूनिफॉर्म भी चेंज कर लिया। ये सुनकर जूरी कहता है, तुम यूजुअली बहुत ही लापरवाह रहते हो,
स्कूल से पोटी 11 मिनट के रास्ते पर है। मैं तुम्हें लाइव रास्ता भेज रहा हूँ, उसी को तुम फॉलो करते हुए आना। जितना हो सके तेजी से भागते हुए आना, बिल्डिंग पर चढ़ के आना, लेकिन जैसे भी करके जल्दी आना। फिर ये सीन पोर्ट की तरफ शिफ्ट होता है। दो एम्प्लॉयज को मॉन्स्टर देख रहा होता है। तब पहला एम्प्लॉय कहता है ठीक है। फिर हम इस मॉन्स्टर से फाइट करते हैं। फिर वो उसे पंच करते हैं, लेकिन वो बंदा कंटेनर से टकरा के मर जाता है। अब मॉन्स्टर दूसरे वाले बंदे की तरफ देखता है, जो कि हिल भी नहीं पाता। मॉन्स्टर उसका सिर पकड़ के कंटेनर में मारता है, जिस कारण से वो बंदा वहीं पर पिचक जाता है और इसी के साथ उसकी मौत हो जाती है। फिर वो मॉन्स्टर नोटिस करता है कि एक और बंदा भाग रहा है। ये देखकर वो उसके पास जंप करता है। उस मॉन्स्टर को देखकर वो बंदा रोते हुए कहता है प्लीज मुझे छोड़ दो, लेकिन वो मॉन्स्टर उसे भी उठाकर फेंक देता है। तब वो बंदा कंटेनर से टकराता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। फिर वो मॉन्स्टर उसके पास आता है। ये देखकर वो बंदा सोचता है मैं मरने वाला हूँ। तभी अचानक से कोई तो चिल्लाता है रुको, और उस मॉन्स्टर के ऊपर एक रॉड को फेंकता है जो उसके हेड में लगती है। ये देखकर तो वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। तभी वो बंदा देखता है ये तो उसका बॉस है, और वो पूछता है बॉस आप आ गए। तब उसका बॉस उस मॉन्स्टर को बोलता है मैंने तुम्हें बोला था रुको। और इसी के साथ ये सीन यहीं पर शिफ्ट होता है और हम कैंग को देखते हैं जो कि फुल स्पीड से आगे बढ़ रहा था। उसकी लोकेशन देखकर जूरी कहता है तुम्हारी स्पीड तो बिल्कुल एरोप्लेन से भी तेज है, तुमने आधा रास्ता कवर कर लिया है। और एक ब्रेकिंग न्यूज है कि मॉन्स्टर सप्रेशन टास्क फोर्स भी आ रहा है। वो सब तो बेकार के चपरासी है। ये सुनकर कैंग बोलता है जूरी कंफ्यूज मत हो, इन ह्यूमन और सुपर ह्यूमन अलग अलग होते हैं और हम इन्हें मॉन्स्टर बोलते हैं। मॉन्स्टर का दिमाग मरा हुआ होता है। और ये सीन यहीं पर शिफ्ट होता है। इधर हम उस बॉस को देखते हैं जो अपने एम्प्लॉय को बोलता है हान अभी तुम्हारा मौका है, भागो यहाँ से। ये सुनकर हान बोलता है बॉस मुझे लगा था सब पहले ही भाग गए। ये देखकर मनीमन सोचता है अब मैं क्या करूं, मैं चाहता तो अकेले भाग सकता था, लेकिन मैं इस बेवकूफ को अकेले नहीं छोड़ सकता। फिर वो अपने बीवी बच्चों को याद करता है और मनीमन सोचता है शायद यही मेरा अंत है। फिर वो मॉन्स्टर आगे बढ़ने लगता है। ये देखकर बॉस सोचता है क्या ये जा रहा है, लेकिन वो मॉन्स्टर आगे जाके रुक जाता है और एक कंटेनर उठाता है। ये देखकर दोनों कंफ्यूज होते हैं कि आखिर ये क्या करने वाला है। फिर वो मॉन्स्टर कंटेनर को बॉस की तरफ फेंकता है। ये देखकर बॉस सोचता है लगता है मेरी बारी आ गई। तभी वहाँ पर कैंग की एंट्री होती है और वो उस कंटेनर पे लात मार देता है। ये देखकर बॉस बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है। उसके बाद कैंग उस बॉस को साइड करते हुए आगे बढ़ता है बिल्कुल हीरो स्टाइल में और उस मॉन्स्टर को घूरना शुरू कर देता है। इधर जूरी उससे पूछता है अरे भाई तू ठीक है ना। दरअसल वो दोनों ईयरपीस से बात कर रहे होते हैं। तूने उस कंटेनर को फुटबॉल की तरह उड़ा दिया था। ये सुनकर कैंग हंसते हुए कहता है जूरी तुम चिंता मत करो, ये तो बस मेरा वार्म अप था। ये सब देखकर वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फुल रेज मोड में आने लगता है। इधर हेलीकॉप्टर पे न्यूज वाले रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं और कहते हैं दोस्तों आप देख रहे हो ये बहुत ही शॉकिंग मैच है। व्हाइट कैप वाला सुपर हीरो वर्सेस एंग्री ग्रीन मॉन्स्टर, मिलिट्री कमांडर सब साइड रहो, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। तब सोल्जर बोलता है तो फिर हम यहाँ पर क्यों आए हैं। तब कमांडर बोलता है तुम्हारे पास कोई और काम है क्या, यहाँ से अच्छा व्यू मिल रहा है ना। तभी ट्रक से एक और सुपर हीरो निकलता है और स्नाइपर लेकर डायरेक्ट मॉन्स्टर के हेड पर गोली मारता है, लेकिन मॉन्स्टर को इससे कुछ भी नहीं होता। ये देखकर वो स्नाइपर बोलता है अरे यार इसका हेड तो सुपर ह्यूमन से भी हार्ड है, क्या इसका सिर वाइब्रेनियम से बना हुआ है। इधर मॉन्स्टर फिर से उठकर खड़ा होता है और ये देखकर तो सबकी फट जाती है, लेकिन यहाँ पर कैंग तो उस मॉन्स्टर को घूरे जा रहा था जैसे कि वो अपने एक्स को देख रहा है। और इधर ये सब देखकर बॉस कैंग को देखने लगता है। इधर मॉन्स्टर भी कैंग को कंफ्यूज होकर देखता है। फिर कैंग बोलता है अरे भाई बस भी कर, ऐसे कंटेनर्स को फेंकना तो मेरे जिम ट्रेनर ने भी मना किया था। इधर जूरी ईयर पीस से चीख कर बोलता है यार मैं तो बहुत ही घबरा गया हूँ, क्या तुझे डर नहीं लगता, या फिर ईयर पीस की बैटरी लो है। इधर मॉन्स्टर कैंग को गुस्से में देखता है। कैंग ने उस मॉन्स्टर की बेटी को पटा लिया हो। उसके बाद कैंग जूरी से पूछता है जूरी क्या मैं इससे बात करूं। ये सुनकर जूरी सोचते हुए कहता है ये बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है। उसके बाद हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जहां जूरी कैंग को समझा रहा था सबसे पहले तुम बात करना सीखो, लड़ना तो तुम इंस्टाग्राम रील से भी सीख सकते हो। अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहां कैंग मॉन्स्टर से पूछता है ओए तू बात कर सकता है, मैं तुझ जैसे लोगों से पहले मिल चुका हूँ जैसे कि मेरी एक्स, छोड़ो वो बहुत ही अलग बात है। ये सुन
सुनकर मॉन्स्टर गुस्से में चिल्लाता है। लगता है उसे उसकी बात समझ आ गई। ये देखकर तो जूरी और कैंग दोनों ही शॉक्ड होते हैं। उसके बाद मॉन्स्टर पूरे रेज मोड में आ जाता है और वो तेजी से कैंग की तरफ भागने लगता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। कैंग उस अटैक को डॉज करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसे खींच के रैप्टा मारता है। ये खाने के बाद तो कैंग हवा में उड़कर कंटेनर से टकराता है। उसके बाद कैंग उड़ते हुए कहता है, जूरी क्या तुमने देखा? तब जूरी कहता है, तुम ठीक हो ना? बातचीत से काम नहीं चलने वाला, लगता है तुम्हें इससे फाइट करना ही पड़ेगा। कैंग बोलता है, हाँ, लेकिन तुमने मुझे चिंता में डाल दिया, लगता है अब मुझे यहाँ से भागना ही पड़ेगा। तभी वहाँ पर हेलीकॉप्टर प्रेस आती है। रिपोर्टर लाइव बोलती है, दोस्तों आप देख रहे हो, हम 600 मीटर ऊपर सेफ डिस्टेंस पर है, क्योंकि हमें अपनी जान बहुत ही प्यारी है। ये व्हाइट कैप वाला बंदा बिना मेकअप के ही हीरो लग रहा है। उसके बाद हम टास्क फोर्स को देखते हैं, जो कि गोले बारूद लेकर आ गए थे और उनका कमांडर उन्हें रोकते हुए कहता है, सबके सब स्टैंड बाय पे रहो, तुम सबको गोली चलाने की परमिशन नहीं है। ये सुनकर एक सोल्जर बोलता है, तो फिर हम यहाँ पर क्यों आए हैं? क्या हम कुछ भी नहीं करने वाले हैं? ऐसे तो वो बंदा मार जाएगा। ये सुनकर कमांडर बोलता है, चिंता मत करो, हमारे पास प्लान भी है। तभी स्नाइपर लगातार उस मॉन्स्टर पर गोलियां चलाने लगता है, मगर उस मॉन्स्टर को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता और वो नॉन स्टॉप आगे बढ़ते जाता है। मगर तभी ध्यान उसका कैंग की तरफ जाता है, जो एक कंटेनर के अंदर से गुस्से में निकलता है। फिर कैंग बोलता है, सही हुआ, मुझे इस मॉन्स्टर ने कंटेनर के अंदर फेंका था। जूरी को जब पता चलता है कैंग जिंदा है, तब वो चैन की सांसें लेते हुए कहता है, कैंग मुझे ये वाला मॉन्स्टर बाकियों से अलग लग रहा है, या तो इसके पास बोलने की पावर नहीं है या फिर ये जानबूझ के बोल नहीं रहा। ये सुनकर कैंग आगे बढ़ते हुए कहता है, अब लगता है मुझे इसे अपनी पूरी पावर दिखानी पड़ेगी और इसे अपनी पूरी ताकत से कुचलना पड़ेगा। फिर वो भागते हुए जाकर मॉन्स्टर को एक लात मार देता है, जिस कारण से वो मॉन्स्टर पिचक जाता है। तब कैंग उसे उठाकर अपनी पूरी ताकत से नीचे फेंक देता है, जिस कारण से आसपास बहुत तेज धम की आवाज आती है। मीडिया की हेल्प से इसे कैंग के स्कूल के बच्चे भी देख रहे थे, जो ये सब देखकर बहुत ही शॉक्ड होते हैं। मिलिट्री और मीडिया दोनों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। मीडिया वाली को तो कुछ दिखता भी नहीं है और वो रिपोर्टिंग करते हुए कहती है, अभी जो आया क्या वो अर्थक्वेक था या फिर कुछ और? तभी उसका ध्यान मॉन्स्टर के ऊपर जाता है, जो कि अधमरे हालत में पड़ा हुआ था। तभी वो मॉन्स्टर उठने का कोशिश करता है, मगर उठ नहीं पाता। ये देखकर जूरी बोलता है, अभी अभी मुझे लगा ये उठने वाला है। ये सुनकर कैंग कहता है, मुझे भी यही लगा था, इसे तो अब तक मर जाना चाहिए था, शायद इसका ब्रेन धीरे धीरे डैमेज हो रहा है, अगर ये वापस से उठ भी गया तो मुझे इसे मौत के घाट सुलाना पड़ेगा। मगर ये मॉन्स्टर उतना स्ट्रांग नहीं है जितना आमयोंग आइलैंड वाला मॉन्स्टर था। ये सुनकर जूरी उस मॉन्स्टर को याद करते हुए कहता है, तुम्हें तो उससे फाइट करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। अब हम देखते हैं ये सभी चीजें कुछ लोग देख रहे थे, जिसमें से चोटी वाला बंदा कहता है, जैसा मैंने सुना था वैसा ही ये सब है। यंग तुम्हें क्या लगता है इसने अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज किया भी है? ये सुनकर यंग कुछ भी नहीं बोलती और कैंग को घूरते जाती है। तब चोटी वाला बंदा वहां से जाते हुए बोलता है, फिर वो कैंग के पीछे पहुंच जाता है। उसे देखकर कैंग पूछता है, तुम कौन हो? ये सुनकर चोटी वाला बंदा हंसते हुए कहता है, तुम तो बहुत ही भयानक तरीके से घूरते हो, व्हाइट कैप वाले सुपर ह्यूमन। जूरी उसे देखते हुए बोलता है, ये बंदा कौन है और ये अचानक से कहां से आ गया? जिस पे कैंग ऊपर देखते हुए कहता है, एक और बंदी है इसके साथ ऊपर की तरफ। इधर रिपोर्टिंग करते हुए लेडी बोलती है, अभी कुछ तो अजीब हो रहा है यहाँ पर। अचानक से व्हाइट कैप वाले सुपर ह्यूमन के सामने एक बंदा आ गया है, पता नहीं ये मिस्टीरियस बंदा कहाँ से आ गया। ऐसा लग रहा है जैसे ये दोनों बात कर रही है, मगर क्या बात कर रही है पता नहीं। लोग ये न्यूज देखकर सोचते हैं, क्या अब ये दोनों फाइट करने वाले हैं? इधर जनरल को भी समझ नहीं आता आखिर वहाँ पर कैसे हालात है और वो क्या करे। फिर वो अपने साथियों को बोलते हैं, तुम सब अपना गार्ड डाउन मत करना और इन दोनों के ऊपर नजर रखो। दूसरी तरफ चोटी वाला बंदा हंसते हुए कहता है, ये फाइट मेरी सोच से भी पहले खत्म हो गया। ये फाइट तो बहुत ज्यादा फ्लैशी और मजेदार था, ऐसा लग रहा था जैसे हर तरफ केचप फैल गया हो। केचप सुनकर कैंग को याद आता है, टीवी पर एक सुपर ह्यूमन आया करता था जिसका नाम केचप था। फिर वो हंसते हुए कहता है, क्या मैं तुम्हें केचप मैन की तरह दिखता हूँ? ये सुनकर जूरी गुस्से में कहता है, तुम उसकी बातें सुनकर पिघलो मत। दरअसल कैंग को कॉम्प्लीमेंट लेना बहुत ही पसंद है और वो उसे सुनकर वीक पड़ जाता है, मगर कैंग ये ब्लश करने का टाइम नहीं है, जल्दी से होश में आ जाओ, जल्दी से पूछो इसका सरनेम क्या है, ये कहाँ से आया है। ये सुनकर कैंग होश में आते हुए पूछता है, तुम्हारी पहचान क्या है? तब चोटी वाला बंदा बोलता है, ये तुम क्या नॉनसेंस बातें कर रहे हो? इधर जूरी मन ही मन सोच रहा था, कैंग भले ही माइंड पढ़ने में अच्छा नहीं है, मगर ये बंदा मुझे पागल नहीं बना सकता है, ये देखने में ही डेंजरस लग रहा है,
छोटी वाला बंदा हंसते हुए कहता है, तुम्हें तो अभी खतरे का भनक तक नहीं है। मैं तुम्हारे ऊपर बहुत टाइम से नजर रखा हुआ हूँ, टेलीविजन, सोशल मीडिया या फिर स्ट्रीम्स हो। जब भी कोई मॉन्स्टर अटैक होता है तब तुम वहाँ पर पहुँच जाते हो, भले ही कुछ भी क्यों ना हो जाए। मैं यहाँ पर तुमसे कुछ पूछने आया हूँ। तुम्हारा फाइट देखकर अच्छा लगा, मगर मैं यहाँ पर इस मकसद से नहीं आया। मैं तुम्हें आज कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। जिस पे कैंग पूछता है, आखिर मैं तुम्हारी बातों पर भरोसा क्यों करूँ? ये सुनकर जूरी कहता है, कैंग तुम्हें वो दिन याद है जब तुम एक बंदे से सूट में मिले थे सैंचुअन शहर में? उन लोगों ने पहले तुम्हें फ्रेंडली अप्रोच किया, उसके बाद तुम्हारे ऊपर सूट कर दिया था। हो सकता है आज भी वैसा हो, ये गवर्नमेंट के एजेंट हो, तुम्हें नहीं पता ये सब कितने खतरनाक है, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके वहाँ से निकलो। इधर चोटी वाला बंदा बोलता है, चलो मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, तुम्हारे लिए मटेरियल वर्ल्ड क्या है? जिस पे कैंग कैजुअली कहता है, सुपर ह्यूमन। ये सुनकर चोटी वाला बंदा हंसते हुए कहता है, मैं भी एक सुपर ह्यूमन हूँ, और तुम्हारे और मेरे अलावा भी बहुत सारे सुपर ह्यूमन है इस दुनिया में जो तुम्हारे एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये सुनकर जूरी और कैंग दोनों ही शॉक्ड होते हैं। जूरी मनी मन सोचता है, मुझे लगा ही था ऐसा कुछ होने वाला है। पहले ही 2 सुपर ह्यूमन डिटेक्ट किए जा चुके हैं, एक अमेरिका में तो दूसरा यूरोप में, मगर कोरिया में अनऑफिशियली सिर्फ एक ही बंदा है और वो है कैंग। उसके बाद हम यूनाइटेड स्टेट का सीन देखते हैं जहाँ एक बंदा टीवी देखते हुए कहता है, अब ये अजीब सी टोपी वाला बंदा कहाँ से आ गया? क्या ये व्हाइट कैप सुपर ह्यूमन का साथी है? पल तुम्हें क्या लगता है? यहाँ के हालात तो कुछ अलग ही दिख रहे हैं। जिस पे पल बोलता है, मैंने इस बंदे को कहीं ना कहीं तो देखा है। ये सुनकर वो बंदा जिसका नाम बैन था वो कहता है, मुझे जानना है आखिर वो क्या बात कर रही है, लेकिन ये सब पॉसिबल नहीं है। दूसरी तरफ हम स्कॉटलैंड का सीन देखते हैं जहाँ एक लड़की अपनी बहन के पास आते हुए कहती है, बहन अब चलो, मैंने बहुत ही मुश्किल से जस्टिन बीबर के कॉन्सर्ट का टिकट लिया है। ये सुनकर उसकी बहन स्माइल करते हुए कहती है, क्या सही में तुम इतनी अच्छी कब से बन गई? अब हम मॉस्को का सीन देखते हैं जहाँ पीले बाल वाला इंसान अपने साथी से पूछता है, क्या तुम इस चोटी वाले को जानते हो? जिस पे उसका साथी कहता है, मुझे नहीं पता, मुझे इसका आइडिया नहीं है आखिर ये बंदा कौन है, मगर मुझे ये एक सुपर ह्यूमन लग रहा है, मुझे इसके लुक से मतलब नहीं है। जिस पे पीले बाल वाला बंदा पूछता है, क्या ये अच्छा नहीं दिखता? अब सीन शिफ्ट होता है कैंग के ऊपर जहाँ वो कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम एक सुपर ह्यूमन हो या फिर कुछ और, इसी कारण से अब तो मुझे फॉलो करना बंद करो। ये सुनकर चोटी वाला हंसते हुए कहता है, तुम यहाँ से जा रहे हो, मगर मुझे तो अभी बहुत कुछ बताना है। इधर कैंग जाते हुए सोचता है, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। तभी चोटी वाला कहता है, तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तुमसे तुम्हारे स्कूल में मिलता हूँ जहाँ हम दोनों अपनी बात को खत्म करेंगे। ये सुनकर कैंग बहुत ही शॉक्ड होता है और पूछता है, अभी तुमने क्या कहा? तब चोटी वाला पूछता है, तुम एक स्टूडेंट ही हो ना जब तुम ये मास्क नहीं पहनते हो? ये सुनकर तो कैंग और ज्यादा शॉक्ड होता है और जूरी भी परेशान होते हुए कहता है, आखिर इसे कैसे पता चला? इधर चोटी वाला स्माइल करते हुए कहता है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा सीक्रेट मेरे साथ सीक्रेट ही रहेगा, और ये बात तुम अपने पिंक वाले दोस्त को भी बता दो, उसे चिंता नहीं होगी, अभी तुम उसी से बात कर रहे हो ना? ये सुनकर तो जूरी शॉक्ड होते हुए कहता है, इसे मेरी पहचान कैसे पता? फिर चोटी वाला बंदा बोलना शुरू करता है, तुम्हारा पिंक वाला दोस्त एक एवरेज स्टूडेंट है, तुम्हारे मास्क से लेकर वो स्मॉल कैमरा जो तुमने पहना हुआ है उसने ही बनाया है, उसके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है और वो एक जीनियस भी है। मैंने अपने आप को बहुत समझाया, तब जाके मैंने उसे किडनैप नहीं किया, नहीं तो तुम्हारा दोस्त कब का किडनैप हो चुका होता। व्हाइट कैप, अब मुझे तुम्हारे दोस्त के साथ खेलना है जब तुम स्कूल में रहोगे। ये सुनकर जूरी गुस्से में सोचता है, आखिर इसे हमारे बारे में कितना पता है और ये सब कैसे पता चला है? चोटी वाला हंसते हुए कहता है, कहीं तुम्हें मेरा जोक पसंद तो नहीं आया? तुम बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहे हो। कैंग गुस्से में आगे बढ़ते हुए कहता है, तुम लोगों ने कहा था तुम सब सुपर ह्यूमन हो। तब जूरी चिल्लाते हुए उसे लड़ने से मना कर देता है, मगर कैंग उसकी बात ना सुनते हुए चोटी वाले से कहता है, जूरी मेरी फैमिली की तरह है, मैं ये श्योर करूंगा कि तुम उसके करीब ना जा पाओ। ये सुनकर वो हंसते हुए कहता है, तुम तो लड़ने पर उतर गए, मेरा कोई भी इरादा नहीं है तुमसे फाइट करने का, हम बात करके सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं। जिस पे कैंग कहता है, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। तब चोटी वाला सीरियस होते हुए कहता है, ठीक है फिर ये तुम्हारी चॉइस है, बाद में पछताना मत। ये सुनते ही कैंग आगे बढ़ जाता है उससे फाइट करने के लिए। ये सुनकर जूरी चिल्लाते हुए उसे ऐसा करने से मना करता है। इधर मिलिट्री वाले सोचते हैं, क्या अब ये दोनों फाइट करने वाले हैं? दूसरी तरफ कैंग चोटी वाले को पंच मारने ही वाला था, तभी चोटी वाला अपने दोनों हाथों से उसके पंच को पकड़ लेता है। ये देखकर कैंग बहुत ही शॉक्ड होते हुए अपने हाथ को पीछे हटाता है, मगर तभी वो देखता है चोटी वाला बंदा उसके हाथ पर बैठ गया है और वो कहता है, तुम मेरी तरफ तो ऐसे आए जैसे तुम मुझे जान से मार दोगे।
करोगे, मगर फिर भी तुमने अपने पंचेस को पीछे हटा लिया। फिर वो उसके हाथ से हटते हुए बोलता है, अगर तुम वापस से फाइट करना चाहते हो तो तुम्हें मुझे टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो जो फाइट में काइंडनेस दिखाते हो। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, मैं भी तुम्हारी तरह ही एक सुपर ह्यूमन हूँ। अगर तुम मुझसे लड़ना चाहते हो तो अपनी पूरी ताकत के साथ आओ, नहीं तो मारे जाओगे। मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ, फाइट स्टार्ट होने के बाद ये पूरी जगह तहस नहस हो जाएगी और हम तब तक नहीं रुकने वाले हैं जब तक यहाँ पर सब कुछ डिस्ट्रॉय ना हो जाए। ये सुनकर कैंग उसे सीरियस होते हुए देखने लगता है। तभी जूरी उसे बताता है, तुम्हें शांत हो जाना चाहिए। जो भी वो बंदा बोल रहा है वो बिल्कुल भी गलत नहीं है। जीतने और हारने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हमें उससे फाइट करके भी कोई भी प्रॉफिट नहीं होने वाला है। ये बात ध्यान में रखो। मुझे भी ये बात परेशान कर रही है कि अचानक से ये सब कहीं से आ गए और इन्हें हमारे पहचान के बारे में पता है। मगर तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें उससे फाइट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर एक ऐसा सुपर ह्यूमन है जिससे तुम आज से पहले कभी भी फाइट नहीं किए हो। हमें इस हालात से जल्दी से निकलना होगा ताकि हम आराम से सो सके। हमारे पास इसके बातों पर बिलीव करने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। तुम अभी के लिए मान लो वो हमारा दुश्मन नहीं है। इधर चोटी वाला हंसते हुए कहता है, ऐसा लग रहा है जैसे तुम फाइट नहीं करना चाहते हो, इसीलिए हम दोनों वापस से जरूर मिलेंगे। तभी कैंग उसे रोक देता है और कहता है, तुम अपना नाम बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। जिस पे वो बंदा बोलता है, मेरा नाम नागी है। फिर वो यांग को देखते हुए कहता है, यहाँ पर हमारा काम खत्म हो गया है, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। फिर यांग उससे पूछती है, क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारे हाथ को एक बार देखूं? ये सुनकर नागी याद करता है कैंग ने जब उसके हाथ पर पंच किया था तब उसका हाथ सूज गया था। फिर वो कहता है, तुम चिंता मत करो, मेरे हाथ बिल्कुल ठीक है। चलो यांग अब यहाँ से चलते हैं। उसके जाने के बाद कैंग उन्हें देखता रह जाता है। फिर जूरी उससे पूछता है, क्या वो चले गए? ये सुनकर कैंग कुछ भी नहीं बोलता। दूसरी तरफ हम पर्ल यानी टकले को देखते हैं जो दूसरे कंट्री में बैठकर यही न्यूज देख रहा था। वो कहता है, वो बंदा तो अचानक से गायब हो गया, मुझे लगा था कुछ तो इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा। दूसरे कंट्री में पीले बाल वाला भी यही सोचते हुए कहता है, पता नहीं क्यों व्हाइट कैप वाले ने अपना पंच वापस ले लिया, मगर वो स्टार्टिंग में ऐसे फाइट कर रहे थे जैसे वो पूरे एरिया को ही डैमेज कर देंगे। ये मेरा थॉट है, मगर व्हाइट कैप वाला बंदा बहुत सोचने के बाद पीछे हट गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कैंग को जो वापस से जाने लगता है। तभी जिन स्टाफ्स को उसने बचाया था वो उसे रोकते हुए कहते हैं, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे ताकि हम तुम्हें थैंक्स बोल सके। तुम्हारे कारण से ही आज हम जिंदा है। हम लोग यहाँ पर मर चुके होते, मगर तुम सही टाइम पर आकर हमें बचा लिए। अगर तुम बुरा ना मानो तो मुझे एक जगह पता है जहाँ बहुत ही अच्छा स्ट्यू मिलता है, हम साथ में जाकर खा सकते हैं। तब कैंग कहता है, नहीं इसकी जरूरत नहीं है, और एक ऊंची छलांग लगाकर वहाँ से जाने लगता है। उसे देखकर सोल्जर्स कहते हैं, व्हाइट कैप वाला तो जा रहा है। जिस पे कमांडर बोलता है, ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर सब क्लियर है और जो भी इंजर्ड हुए हैं उन्हें ह्यूमन सेंटर लेकर जाओ जल्दी से ताकि वो सब हील हो सके। तभी स्नाइपर बुलेट को उठाते हुए कहता है, प्रॉब्लम इस बुलेट का वेट, स्पीड या कंपोजिशन नहीं है, बल्कि ये बुलेट एक नॉर्मल बुलेट की तरह है और इसका रेंज भी नॉर्मल है। अब मैं इस टॉय से ज्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ। अगर व्हाइट कैप वाला यहाँ पर नहीं आया होता तो तुम सब कुत्ते की मौत मारे जा चुके होते। ये सुनकर कमांडर कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हारे मैसेज को हेडक्वार्टर तक पहुंचा दूंगा। तभी कमांडर के पास उनके हेड का कॉल आता है जो उससे पूछते हैं कि व्हाइट कैप वाला सुपर ह्यूमन वहां से चला गया। तुमने मुझे कॉल करने पर मजबूर कर दिया, मैंने कहा था ना मुझे जल्दी से रिपोर्ट करना है। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था। अभी हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम है उस मॉन्स्टर के डेड बॉडी को सही सलामत रिसर्च सेंटर तक पहुंचाना। मैंने सभी लोगों से डील कर लिया है और वो बीच में नहीं आने वाले हैं, इसीलिए मॉन्स्टर को कंटेनर में डालकर यहाँ पर लेकर आ जाओ। ये सुनकर वो हाँ में जवाब देते हुए कहता है, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट व्हीकल आ चुके हैं और हम कंटेनर के अंदर मॉन्स्टर के बॉडी को डाल रहे हैं। जिस पे हेड कहता है, ठीक है, अब तुम्हारा मिशन यहीं पर खत्म होता है। तुम्हारा काम था उस डेड बॉडी को यहाँ पर लेकर आना। ये सुनकर वो हाँ में जवाब देता है और गुस्से में कॉल को कट कर देता है। इधर हेड किसी और बंदे को कॉल करता है जहाँ वो पूछता है, क्या कुछ अर्जेंट था जो कि तुमने मुझे कॉल किया है? जिस पे हेड कहता
कहता है मुझे कुछ रिपोर्ट करना था, इसी कारण से मैंने तुम्हें कॉल किया। यहाँ पर एक मॉन्स्टर क्राइसिस आ चुका है, जिस कारण से कम 14 लोगों की डेथ हो गई है और 2 क्रिटिकल कंडीशन में हैं। ये सुनकर वो बंदा कहता है तुम मुझे क्यों बता रहे हो, मुझे इन सभी से मतलब नहीं है। ये सुनकर हेड कहता है मैं तो सिर्फ आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ। तब वो बंदा बोलता है ठीक है, फिर शॉर्ट में समरी दे दो, जिस पे हेड बताता है जो मॉन्स्टर की डेड बॉडी है वो कंटेनर में कल तक आपके सिटी में पहुंच जाएगा। फिर वो बंदा कहता है ठीक है, अब मेरे मीटिंग का टाइम हो चुका है, मैं जा रहा हूँ स्पीच देने। फालतू के बकवास के लिए मेरा टाइम वेस्ट मत किया करो, ये मेरा फाइनल वार्निंग है। मैं उम्मीद करता हूँ ये बात तुम्हारे भेजे में घुस जाएगा। ये सुनकर हेड उन्हें सॉरी बोलने लगता है। इधर वो बंदा अपनी टाई सही करते हुए कहता है ये कितना यूजलेस बंदा है, इसे बताने की क्या जरूरत थी, कितने लोग मारे गए, मुझे तो इन चींटी जैसे दिखने वाले इंसानों के सामने स्पीच देने तक में घिन आ रही है, मगर ये मेरी मजबूरी है, इस कारण से मुझे उनके सामने जाना ही पड़ता है। फिर वो बंदा बाहर चला जाता है स्पीच देने के लिए। इस बंदे का नाम मार्कस है और ये पीस स्टेब्लिश करने वाले ऑर्गेनाइजेशन का हेड है। दूसरी तरफ हम इंचोल पोर्ट का सीन देखते हैं, जहां मॉन्स्टर को कंटेनर में डालकर उसे भेजने की तैयारी की जा रही थी। फिर जैसे ही कंटेनर में डेड बॉडी जाता है वैसे ही व्हीकल चलने लगता है। उस एडवांस व्हीकल को देखकर सोल्जर पूछता है क्या इसी के अंदर डेड बॉडी जाएगा, जिस पे कमांडर हाँ में जवाब देता है। दूसरी तरफ हम चोटी वाले बंदे को देखते हैं जो कि स्माइल करते हुए कहता है जैसा मैंने सोचा था वैसा ही बिल्कुल सेम हो रहा है, जिस पे यंग पूछती है क्या ये फैल्कॉन जा रहा है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम कैचअप मैन को देखते हैं जो एक गुंडे को मारते हुए कहता है तेरे आंसर पे डिपेंड करेगा तो जिंदा रहेगा या फिर नहीं, तुम जल्दी से बताओ शेरलॉक का बेस कहाँ पर है, मुझे उसे अपने हाथों से कुचलना है। ये सुनकर वो बंदा कहता है पहले तुम्हें मुझे छोड़ना होगा, तभी तो मैं तुम्हें कुछ बता पाऊंगा। ये सुनकर कैचअप मैन गुस्से में कहता है मैंने तुझे बोलने का मौका दिया मगर तूने उसको गवा दिया, तू तो अपना मुंह खोलने के राजी नहीं है। ये कहकर वो उसे उठाकर सीधा जमीन के अंदर धसा देता है। अभी वो बंदा होश में आया भी नहीं था कि कैचअप मैन तेजी से नीचे आते हुए अपना स्पेशल पंच मार देता है, जिस कारण से वो बंदा खून की उल्टी करने लगता है और कैचअप मैन बोलता है ये तो मेरी आधी पावर भी नहीं है, अब जल्दी से उठकर शैलो को बता दे जब तक मैं अपने पैरों पे खड़ा हूँ तब तक कोई भी धरती पे नुकसान पहुँचाने के बारे में नहीं सोच सकता है। ये सब देखकर सभी लोग कैचअप मैन की तारीफ करने लगते हैं और न्यूज में उसके बारे में बहुत अच्छी बातें हो रही थी और कैचअप मैन को अर्थ का होप बताया जा रहा था। इस अर्थ पर एक ही सुपर ह्यूमन है, वो है कैचअप मैन। इसी के साथ कैचअप मैन का यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। इस बंदे को कैंग टीवी पर देख रहा था और कहने लगता है अब मैं अगले हफ्ते तक इसके नेक्स्ट एपिसोड का कैसे वेट करूंगा। तभी जूरी की नींद खुल जाती है और वो पूछता है ये तुम क्या बोले जा रहे हो, और तुम कल इतना फाइट करने के बाद भी सुबह सुबह कैचअप मैन का एपिसोड देख रहे हो, क्या तुम बिल्कुल भी थके नहीं हो। जिस पे कैंग अपना सूजा हुआ फेस लेकर कहता है मैं तो प्रीमियर देख रहा था, आज वाला शो काफी अच्छा था, इसीलिए बाद में तुम इस शो को देख लेना जब रिपीट होगा। और हाँ कैचअप मैन अभी न्यूयॉर्क में है। ये सुनकर जूरी उसे रोकते हुए स्पॉइलर देने से मना करता है। इधर कैंग याद करता है कैसे चोटी वाले ने इसे कैचअप मैन कहा था। इस बात को सोचकर कैंग ब्लश करे जा रहा था और जूरी उससे परेशान होकर बोलता है तुम ये बात सुबह से 10 बार बोल चुके हो, क्या तुम शांति से बैठोगे, और हाँ तुम्हारा आज स्कूल कैंसिल नहीं है। ये सुनकर कैंग वहाँ से तेजी से भागते हुए कहता है तुम ये बात अब बता रहे हो, जिस पे जूरी कहता है और नहीं तो क्या, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया था, और बोलता है उन्होंने कहा था स्कूल को वापस से नॉर्मल की तरह स्टार्ट किया जाएगा क्योंकि अब मॉन्स्टर का खतरा खत्म हो गया है। और कैंग तुम शांत हो जाओ, अभी तुम लेट नहीं हो, कम से कम दरवाजा तो बंद कर ही सकते हो। जूरी देखता है कैंग ने पूरे घर को बिखेर दिया है। अब हम कैंग को देखते हैं जो कि स्कूल जा रहा था, जहाँ वो स्टूडेंट को अपने बारे में ही बात करते हुए देखता है। वो सब कह रहे थे क्या तुमने कल व्हाइट कैप वाले सुपर ह्यूमन को देखा, वो कितना मस्त फाइट करता है, उसने बिल्कुल ऐसे पंच किया था मगर चोटी वाले ने उसके पंच को ब्लॉक कर दिया था। मुझे लगता है उस टाइम व्हाइट कैप डिसएडवांटेज में था, ये देख कर ही पता चल रहा था। जिसपे उसका साथी बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं, व्हाइट कैप सुपर ह्यूमन तो बेस्ट है, क्या जब मॉन्स्टर आएगा तब तुम उससे फाइट करोगे या फिर चोटी वाला, तुम उसे जज करने वाले कौन होते हो, तुम तो अपने रूम में बैठे बैठे सिर्फ
फ्री फायर खेलते रहते हो। ये सुनकर उसका दोस्त गुस्से में कहता है तू मेरे बारे में फालतू क्यों बोल रहा है, जिसपे वो कहता है मैं तो बस इतना बोल रहा हूँ कि सुपर ह्यूमन को कम मत समझो। वो एक ऐसा बंदा है जो अपनी लाइफ को रिस्क पे डालकर मॉन्स्टर से फाइट करता रहता है। व्हाइट कैप एक हीरो है हीरो पे उसका साथी बोलता है वो हीरो नहीं है, क्या तुमने र्यूमर नहीं सुना, वो एक साइबोर्ग है जिसे मिलिट्री ने बनाया है। इस बात पर वो दोनों बहस करने लगते हैं। तभी उसके साथी का हाथ एक बंदे को जाकर लगता है और वो बंदा गुस्से में पूछता है क्या तेरा आज मरने का मन है, तूने मुझे हाथ कैसे लगाया। ये सुनकर वो बंदा माफी मांगने लगता है और उसका दोस्त सिर झुकाकर सोचने लगता है ये तो चोई है। चोई उसे गुस्से में कह रहा था तुम सुबह सुबह मेरा माथा खराब करने आ गए। तभी चोई की नजर कैंग पर जाती है और वो उससे पूछता है क्या तू मुझे अभी अभी घूर रहा था, मगर कैंग उसे कुछ भी नहीं बोलता और उसे नॉन स्टॉप घूरते जाता है। ये देखकर चोई को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर कैंग उसे सॉरी बोलकर वहाँ से जाना शुरू कर देता है। ये देखकर चोई उसके पास आते हुए कहता है मैं तेरा चेहरा याद रखूंगा और अगर तू ऐसे ही घूरते हुए किसी को चलेगा तो मैं तेरी आंखें निकाल लूंगा। आज तेरा अच्छा दिन है इसीलिए मैं तुझे जाने दे रहा हूँ। ये कहते हुए चोई वहाँ से जाने लगता है और उसके दोस्त उसे घूरते हुए बोलते हैं ये तो स्कूल में स्कूल बैग भी लेकर नहीं आता, हम तो गए, हमने बेकार में ही इससे पंगा ले लिया। जिस पे उसका साथी पूछता है क्यों क्या हुआ, वो बंदा कौन है। तब उसका दोस्त बताता है क्या तुमने कभी गंदो गैंग के बारे में नहीं सुना है, ये एक गैंग है जो मैबोंग स्कूल में बनाया गया था। ये एक ऐसा गैंग है जिसमें पुलिस भरे हुए हैं और सभी अच्छी तरह से फाइट करना जानते हैं। उन सभी का स्ट्रेंथ एक नॉर्मल स्टूडेंट से कई गुना ज्यादा है, उनसे आज तक कोई भी जीत नहीं पाया है। इंचोल में उनका ही राज चलता है। मैंने सुना है वहाँ के ज्यादातर बंदे सियोन हाई स्कूल में पढ़ने जाते हैं और तुम्हें पता ही है हमारा स्कूल नया है और हमारे स्कूल में ज्यादा सीनियर्स भी नहीं है। इसी कारण से इन सभी के लिए हमारा स्कूल एक प्लेग्राउंड से कम नहीं है और जिसे तुमने अभी देखा था उसका नाम चोई है। ये सुनकर उसका दोस्त अपना सिर पकड़ते हुए कहता है क्या उन दोनों को हमारे स्कूल में आना जरूरी था, अब तो हम गए। जिस पे उसका साथी कहता है हमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मॉन्स्टर के कारण से हमारा स्कूल ज्यादातर कैंसिल हो जाता है और तुमने अभी उस बंदे को देखा, वो लगभग पिटने ही वाला था गलत डायरेक्शन में देखने के लिए। चलो बस तुम इस गैंग से दूर रहना। दूसरी तरफ हम क्लास का सीन देखते हैं जहाँ एक लड़की येलो जैकेट वाली को जगाते हुए कहती है जल्दी से जाग जाओ। जिस पे होंग उठ जाती है और पूछती है क्या तुम अच्छे से नहीं जगा सकती हो। ये सुनकर उसकी दोस्त बताती है मैं तुम्हें 10 बार से ज्यादा जगा चुकी हूँ मगर तुम जगने को तैयार ही नहीं हो। क्या तुम्हें सुबह सुबह यहाँ पर आकर सोना जरूरी होता है और क्या तुम अपने फेस को ऐसे ही हर्ट करती रहोगी। मैंने कहा था ना तुम बॉक्सिंग क्विट कर दो, मगर तुम मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं हो। जिस पे होंग पूछती है तुम मेरी क्लास में क्या कर रही हो और मुझे क्यों जगा रही हो, क्या तुम मेरी मॉम हो। जिस पे उसकी दोस्त जिनियो उसे कुछ भी नहीं बोल पाती और देखते ही रह जाती है। तभी वो दोनों देखते हैं कैंग आकर बगल वाली सीट में बैठ जाता है। जिस पे जिनियो कहती है ओए तुम्हारी जीप खुली हुई है। ये सुनकर कैंग शर्माते हुए अपनी पैंट की जीप लगाने लगता है। उसके बाद जिनियो वहाँ से जाते हुए बोलती है होंग तुम्हारे क्लासमेट तो काफी ज्यादा क्यूट है। जिस पे होंग कहती है तुम यहाँ से जाओ और कभी वापस मत आना, और हाँ तुम सिगरेट की तरह स्मेल कर रही हो, तुम उन लड़कों के साथ घूमना बंद कर दो। जिस पे वो जाते हुए कहती है तुम मुझे लेक्चर क्यों दे रही हो, क्या तुम मेरी मॉम हो, अगर तुम बॉक्सिंग क्विट कर दोगी तो मैं भी ये सब क्विट कर दूंगी। ये सुनकर होंग उसे इडियट बोलने लगती है और वो कैंग को देखती है जो अभी भी अपने पैंट की जिप लगा रहा था। ये देखकर वो उसे भी इडियट बोलकर वापस से अपने सीट पर सो जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम अटलांटिक ओशन का सीन देखते हैं जहाँ एक मछुआरा मछली पकड़ने गया था। तभी अचानक से उसे लगता है ओशियन में कुछ तो अजीब सा हो रहा है। ये देखकर वो हल्का और पास जाता है ताकि उसे क्लियर व्यू दिख सके और सोचने लगता है अब ये क्या है। उसके बाद हम 5 मिनट पहले का सीन देखते हैं जहाँ मछुआरा अपने साथी से पूछता है क्या वो पेंगुइन जैसा दिखने वाला डॉल है। जिस पे उसका साथी बताता है आज रूबी का बर्थडे है और ये मुझे सस्ते में मिल गया इसीलिए मैंने उसके लिए एक खरीद लिया। जिस पे मछुआरा कहता है अगर तुम अपने प्रिंसेस को कुछ देना चाहते हो तो प्रीति सा दो, तुम उसे ये पेंगुइन ही क्यों दे रहे हो। जिस पे उसका साथी बताता है रूबी का ड्रीम है वो अटलांटिक में जाए और पेंगुइन से मिले, इसीलिए मैंने उसके लिए ये पेंगुइन खरीद लिया, उसे पक्का ये पसंद आएगा। जिस पे मछुआरा पूछता है क्या आज तुम उससे मिलने वाले हो। ये सुनकर वो बताता है आज मेरा शिफ्ट दोपहर में खत्म हो जाएगा इसीलिए मैं सीधा अपने घर चला जाऊंगा, मैं इतने टाइम से बोट पे रह रहा हूँ, कहीं वो मेरा चेहरा ना भूल गई हो। ये सुनकर वो हंसते हुए पूछता है क्या रूबी ने ये खुद कहा है। जिस पे साथी कहता है हाँ अब वो बोलना सीख गई है और सभी चीजें अच्छे से बोल लेती है। जिस पे मछुआरा
मछुआरा कहता है वो तो बहुत जल्दी बड़ी हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे ये कल ही का दिन था जब मैं उसे मिला था। अगर मैं सही में सोचूं तो मैंने अपनी बेटी को कोई भी गिफ्ट नहीं दिया। जिस पे उसका दोस्त कहता है तुम्हें इतना सोचने की क्या ही जरूरत है, तुम उसे भी एक डॉल दे दो, उसे पसंद आएगा। जिस पे मछुआरा कहता है तुम एक बार उसकी एज को तो देखो, वो एक छोटी बच्ची नहीं है। चलो अब उस पेंगुइन को अंदर रख दो, नहीं तो गीला होने के बाद उसमें बदबू आएगी। तभी मछुआरे को पानी में हलचल होते हुए दिखाई देता है, जिस पे मछुआरा पास में जाकर देखने लगता है। इधर उसका साथी कह रहा होता है डॉल के ऊपर प्लास्टिक लगा हुआ है जिस कारण से वो गीला नहीं होगा। वैसे मेरी बेटी आज मुझे मार देगी अगर मैंने उसे मिलने का प्रॉमिस तोड़ दिया तो। इधर मछुआरा देखता है पानी में से कुछ तो निकल रहा है। देखते ही देखते एक बड़ा सा हाथ बाहर आता है और उस शिप पर अटैक कर देता है, जिस कारण से उनका शिप अनबैलेंस होना शुरू हो जाता है। ये देखकर उसके साथी को कुछ भी समझ नहीं आता और वो मछुआरे को आवाज देने लगता है। तभी वो देखता है एक भयानक मॉन्स्टर ने मछुआरे को कुचल के अपने पैरों से दबा रखा है। दूसरी तरफ हम कैंग के क्लास का सीन देखते हैं, जहाँ टीचर बता रहे थे आजकल मॉन्स्टर को ज्यादा ही दिख रहे हैं। इस साल वो 3 बार दिख चुके हैं। अब तो लोगों में डर का माहौल छाया हुआ है। वो मॉन्स्टर ऐसे ही दिखते हैं और हम मॉन्स्टर जैसे बहुत बड़े खतरे के साथ रह रहे हैं। हमें नहीं पता वो कब और कहां से आ सकते हैं। इसी वजह से आज हम हल्का मॉन्स्टर के बारे में बात करने वाले हैं। हमने इस हफ्ते बहुत मुश्किलों का सामना किया है। तभी टीचर देखते हैं स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर उनकी बात सुन रहे हैं, और वैसे क्लास का कोई चैप्टर पढ़ाया जाता है तो उनकी बात को कोई भी सीरियस नहीं लेता और सबके सब सो रहे होते हैं या फिर वो सब क्लास के बाहर देख रहे होते हैं। फिर टीचर कहते हैं मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें मॉन्स्टर के बारे में हल्का फुल्का तो पता ही होगा। उनका नाम इनह्यूमन है। हम उन्हें इनह्यूमन इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो सब इंसान नहीं है, बल्कि वो सब एक मॉन्स्टर है। मॉन्स्टर अभी तक हमें मॉन्स्टर के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। बस हमें इतना पता है कि उनका स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। वो एक ट्रक को अपने हाथ से उठाकर फेंक सकते हैं और वो बहुत ही स्पीड से भाग सकते हैं। एक तरह से वो सभी सुपर मॉन्स्टर है और वो सभी जानबूझकर ह्यूमंस का मर्डर करते हैं। जब तुम मॉन्स्टर के सामने आओगे तब तुम वहाँ से हिल तक नहीं पाओगे क्योंकि वो दिखने में बहुत ज्यादा भयानक होते हैं। यूनाइटेड नेशन ने बताया है अब तक दुनिया में 37 मॉन्स्टर देखे जा चुके हैं और टोटल 507 लोगों की डेथ हो चुकी है इस कारण से। और कोरिया में अब तक 6 मॉन्स्टर देखे हैं जिन्होंने यहाँ पर तबाही मचा दी थी। इन 7 केसेस में से 5 केसेस में व्हाइट कैप सुपर ह्यूमन आकर सभी को बचा लिया था। हमेशा व्हाइट कैप सुपर ह्यूमन आ जाता है और उन मॉन्स्टर को कुचल के रख देता है। पहले तो मिस्टीरियस मॉन्स्टर आया, उसके बाद एक मिस्टीरियस सुपर ह्यूमन। उसके अपीयरेंस को देखकर बहुत सारे र्यूमर्स फैल रहे हैं, मगर वो सभी यूजलेस है। देखा जाए तो ये सुपर ह्यूमन बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है और हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। वो अचानक से आ गया और मॉन्स्टर को मारने लगा। सभी ह्यूमैनिटी उसके ऊपर अपना होप बनाए रखी है, मगर कुछ और भी बातें हैं जैसे सुपर ह्यूमन 2 केसेस में क्यों नहीं आए थे। सबसे पहला इंसिडेंट 2015 में हुआ था जिस समय सुपर ह्यूमन नहीं आया था। उस टाइम 15 बंदे मारे जा चुके थे, मगर मुझे उस टाइम मॉन्स्टर की डेड बॉडी मिली थी जहां किसी ने उसे बुरी तरह से मार रखा था। उसके अगले साल 2016 में उस न्यू मॉन्स्टर से 76 लोग मारे गए और बहुत से लोग तो घायल भी हो गए थे। उस मॉन्स्टर को हेप्टामैन का नाम दिया गया था। उसके हॉर्न को देखते हुए उसे किसी ने भी नहीं हराया था। जो लोग सीन पर थे उन लोगों ने बताया वहाँ पर बहुत सारे लोग मारे जा रहे थे। तभी एक लंबे बालों वाला इंसान वहाँ पर आया और उस हेप्टा हॉर्न से लड़ा, मगर अचानक से वो लंबे बालों वाला इंसान भी कहीं पे दिखाई नहीं दिया और वो मॉन्स्टर धीरे धीरे कहीं गायब हो गया। और ये एक अनसुलझी हुई पहेली थी। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग बताया गया लंबे बाल वाले को हेप्टा हॉर्न ने मार दिया था और इस दौरान हेप्टा हॉर्न भी घायल हो गया था, जिस कारण से वो यहाँ से चला गया ताकि वो हील होकर वापस से आ सके। इसी डिजास्टर के बाद मॉन्स्टर का एक सेंटर ओपन हुआ और एक स्पेशल फोर्स भी बनाई गई जो कि आने वाले मॉन्स्टर से फाइट करेंगे। मगर अभी मेन पॉइंट ये है हमें व्हाइट कैप वाला सुपर ह्यूमन, लाल बाल और हेप्टा हॉर्न के बीच में रिलेशन पता करना है। आखिर वो लंबे बाल वाला कौन था जिसने उस मॉन्स्टर से फाइट किया था, और क्या हेप्टा हॉर्न ने उसे जान से मार दिया था, और वो हेप्टा हॉर्न अभी कहाँ पर है जिसने इतनी ज्यादा तबाही मचा दी थी, और उस व्हाइट कैप सुपर ह्यूमन की पहचान क्या है जो उस डिजास्टर के बाद अचानक से आ गया। क्या लंबे बाल वाला और व्हाइट कैप सुपर ह्यूमन जो ह्यूमैनिटी के लिए फाइट करते हैं वो एक दूसरे को जानते हैं? अब सबसे बड़ा सवाल ये है आखिर ये मॉन्स्टर कहाँ से आ रहे हैं। तभी टीचर देखते हैं सभी स्टूडेंट सो चुके हैं। ये देखकर वो उन्हें उठने को कहते हैं और कुछ ही देर में बेल भी बजने वाली थी। मैं तुम्हें एक और लास्ट बात बताना चाहता हूँ। हाँ, मैं तुम्हें कोई चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम सब सो सकते हो। एक स्टूडेंट का काम होता
होता है कुछ नया करना और कुछ नया सीखना। पढ़ाई सिर्फ टेस्ट और एग्जाम के लिए नहीं किया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है तुम्हारे जैसा यूथ ही हमारा फ्यूचर है। तुम सब सिर्फ अपने मैथ या साइंस की बुक ही मत पढ़ो, बल्कि अपने आसपास की दुनिया को देखो और उसे ऑब्जर्व करो। ये मेरा ओपिनियन था। चलो अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। हम देखते हैं कि हम उनकी बातों को ध्यान से सुन रही थी। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ टीचर घर जा रहे होते हैं और अपने वाइफ से कह रहे थे, मैं घर आ रहा हूँ, मैं पढ़ा कर निकल चुका हूँ। हाँ हाँ, ये तुम क्या बात कर रही हो, आज मुझे जल्दी आना था, आज उसकी डेथ एनिवर्सरी है ना, चलो मैं तुमसे घर पे मिलता हूँ। ये कहकर वो रोते हुए कहते हैं, आज तो मुझे घर पे जल्दी ही आना था, मुझे अपने प्यारे बेटे के लिए प्रेयर भी तो करना है। हम उनकी कार में एक बच्चे की फोटो को देखते हैं जो कि शायद से उनका बेटा था और अब वो इस दुनिया में नहीं है, जिस कारण से टीचर रोए जा रहे थे। क्या इसी मॉन्स्टर ने उनके बेटे को मारा है या फिर एक नेचुरल डेथ थी? उसके बाद हम वापस से बोट का सीन देखते हैं जहां उसका साथी मॉन्स्टर को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और अपने आप को कैबिन में बंद करते हुए जल्दी से इमरजेंसी कॉल करना शुरू कर देता है। मगर तभी मॉन्स्टर एक पंच मारते हुए डोर को तोड़ देता है और एक हाथ से ही उस बंदे का मुंडी पकड़ के उठा देता है। वो बंदा रोते हुए कह रहा था, प्लीज मुझे बचा लो। तभी फोन भी कनेक्ट हो जाता है और उधर से पूछा जा रहा था बोट कब तक वापस आ जाएगी। अब सीन शिफ्ट होता है क्रूज के ऊपर जहाँ सभी लोग बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। क्रूज के कमांडर को पता चलता है कुछ दूर पर एक बोट है। फिर वो अपने साथियों से पूछते हैं क्या वो फिशिंग बोट है या फिर कुछ और वो कितनी दूर पर है, क्या तुम उस बोट के साथ कनेक्ट कर पा रहे हो? जिसपे बताता है उस शिप से हेल्प के लिए सिग्नल आई थी और वो कम से कम 10 माइल्स के दूरी पर है, हमारे यहाँ से सिर्फ 25 मिनट की दूरी पर है। ये सुनते ही कमांडर जल्दी से उस तरफ बढ़ने को बोलता है ताकि वो उस बोट के लोगों को रेस्क्यू कर सके। इधर हम उसी बोट का सीन देखते हैं जहाँ साथी और मछुआरे दोनों मारे जा चुके थे। पूरे बोट पर खून ही खून फैला हुआ था और बीच में एक इंसान खड़ा हुआ था, उसके हाथों से खून निकल रहा था। अब ये कौन था हमें अभी बताया नहीं जाता। इधर वो क्रूज उसी तरफ आए जा रही थी और इसी के साथ ये सीन शिफ्ट होता है कैंग के स्कूल में जहाँ पर लंच टाइम चल रहा था, जहाँ एक बदमाश बच्चा ली कह रहा था, मुझे बहुत तेज भूख लगी हुई है। जिसपे उसका दोस्त रियू कहता है, चुप हो जाओ, तुम तो हमेशा भूखे ही रहते हो। जिसपे ली उसे बताता है, मेरी मॉम आजकल कुछ पेट भरने लायक खाना नहीं दे रही क्योंकि मैं मोटा हो गया हूँ। जिस पर यू कहता है, वैसे हमारे क्लास में कोई भी क्यूटी क्यों नहीं है जिसे हम डेट कर सके। ये सुनकर ली कहता है, अगर होती भी तो हमारे साथ डेट पर क्यों जाती। अब ये सुनकर तो रियो गुस्से में उसे कुछ बोलने से मना कर देता है। उसके बाद ली उसे गंदो गैंग के बारे में बताने लगता है और कहता है, हायर क्लास के बंदे जो इस गैंग में हैं, उन्हें तो अच्छा क्लास मिला है मगर हमें देख लो। ये सुनकर र्यूक एक बंदे सीओ को देखकर गुस्सा करने लगता है कि ये अपने आप को बहुत ज्यादा बनता है मगर ये अभी जिस पोजीशन पर है वो खुद के बल पे नहीं पहुंचा। तब ली उसे समझाता है, तुम उससे पंगे लेने के बारे में सोचना भी मत, नहीं तो तुम्हें पता है ना तुम्हारा क्या हाल होगा। जिस पे र्यूक कहता है, क्या तुम उस बंदे वॉन को देख रहे हो, वो हमारी क्लास में है ना और वो तो बड़े ही आसानी से इस बंदे को मजा चखा सकता है। जिस पे ली कहता है, ये है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मगर मिडिल स्कूल में ये बंदा हायर रैंक पे नहीं पहुंच पाया था। तब र्यूक बताता है, उसे बुली होना और करना दोनों ही पसंद नहीं है और ना ही उसे फाइट करना पसंद है। जब तक तुम उससे पंगा नहीं लोगे तब तक ये तुम्हें कुछ भी नहीं बोलेगा। मिडिल स्कूल में जिन ने वॉन से फाइट किया था क्योंकि वो बंदा वॉन से जेलस हुआ करता था उसके लुक के कारण, लेकिन फिर वो बहुत गंदी तरह वॉन से पिट गया था। ये सुनकर ली कहता है, काश मुझे मिडिल स्कूल में इसका दोस्त बन जाना चाहिए था। उसके बाद वो खाना लेने चला जाता है जहाँ वो आंटी को ढेर सारा मीट चावल के ऊपर डालने को बोलता है। जिसपे वो कहती है, तुम्हें सूप भी पीना चाहिए, तुम सिर्फ चावल मत खाओ। ये सुनकर वो उदास होते हुए कहता है, मुझे सोयाबीन का सूप पसंद नहीं है, क्या आप मुझे हल्का और चावल दे सकती हो। जिसपे आंटी पूछती है, क्या तुम्हें और मीट चाहिए, अगर चाहिए तो बता दो, तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर ली इमोशनल होते हुए पूछता है, क्या मैं एक बार आपको मॉम कह सकता हूँ। ये सुनते ही उसका दोस्त र्यूक उसे मारते हुए होश में आने को बोलता है। दूसरी तरफ हम कैंग को देखते हैं जो कि कुत्ते की तरह खाना खा रहा था। तभी वॉन उसके पास आते हुए पूछता है, तुम हमेशा अकेले ही क्यों खाते हो। फिर वो उसके बगल वाली सीट पर बैठते हुए कहता है, वैसे मैं भी अकेले खाता हूँ क्योंकि मेरा कोई भी दोस्त नहीं है, ऐसा लगता है जैसे तुम्हारा भी कोई भी दोस्त नहीं है। ये सुनकर कैंग जूरी को याद करने लगता है कि मेरा तो एक ही दोस्त है और वो है जूरी। उसके बाद वो बोलता
बोलता है हाँ, मेरा भी स्कूल में कोई भी दोस्त नहीं है। ये सुनकर वॉन अपने सिर को पकड़ते हुए कहता है तुम भी कितने लोनली हो। फिर वॉन उसके बॉडी को ध्यान से देखते हुए पूछता है क्या तुम स्पोर्ट्स खेलते हो, तुम्हारी बॉडी तो काफी अच्छी है। जिस पे कैंग बताता है मैं खुद से टाइकोंडो सीखने का ट्राई कर रहा हूँ। तब वॉन कहता है सही है, अब से हम दोनों साथ में खाना खाएंगे, ठीक है। ये सुनकर कैंग हाँ में जवाब देता है। तभी वो दोनों देखते हैं सामने से एक स्टूडेंट की बॉडी उड़ते हुए आकर जमीन पे गिर जाती है। उसके बाद हमें पता चलता है उस स्टूडेंट को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि चोई था और वो गुस्से में सभी को साइड होने को बोल रहा था। ये देखकर तो सब डर गए थे और लीरियो को शांति से चुप रहने को बोलता है क्योंकि ये गन गैंग का बंदा था और बहुत ज्यादा डेंजरस भी। इधर कैंग आराम से अपने खाने पर फोकस किए हुए था। तभी चोई का ध्यान कैंग के ऊपर जाता है और वो गुस्से में कहता है मैं आजकल शांत नहीं रह पा रहा हूँ, ये सब उन लूजर्स के कारण से हुआ है। मैं अच्छे से इधर उधर देख लेता हूँ, अगर मुझे किसी का शक्ल पसंद नहीं आया तो मैं चुनकर 5 बंदों को मार दूंगा। अब हम उस सीन को देखते हैं जहाँ पर 2 बंदे काफी परेशान दिख रहे थे और कुछ लोगों का वेट कर रहे थे। तभी वहाँ पर पल और गैलेन आ जाते हैं। पल आते ही पूछती है जेम्स तुमने हमें अभी तक कुछ भी नहीं बताया है। जिस पे जेम्स कहता है ऐसे हालात आ गए हैं कि मुझे तुम सबको पूरी डिटेल्स बतानी पड़ेगी। एक बहुत ही भयानक सिनेरियो हो गया है। हाल ही में एक क्रूज के ऊपर 3000 से ज्यादा लोग जा रहे थे, तभी उसके ऊपर एक मॉन्स्टर ने हमला कर दिया, वो भी बीच ओशियन में। ये सुनकर गैलन बोलता है अच्छा तो वहाँ पर लोग चूहे की तरह फंस गए हैं, यही तुम्हारे लिए वो सिनेरियो है। अब जेम्स आगे कुछ बताता, तभी पल उसे रोकते हुए कहती है जेम्स मुझे बीच में बोलने के लिए माफ करना, मगर अभी हमें जाना होगा, हमारे पास समय बहुत ही कम है। रास्ते में चलते हुए तुम हमें सभी डिटेल्स बता देना। ये सुनकर जेम्स कहता है ठीक है, मैं जल्दी से हेलीकॉप्टर तैयार करवाता हूँ। सेक्रेटरी अब हम यहाँ से जा रहे हैं, क्या आप कुछ बोलना चाहते हो। जिस पे सेक्रेटरी कहता है नहीं मुझे कुछ भी नहीं बोलना, मगर तुम सब सेफली लौट कर आ जाना। उनके जाते ही सेक्रेटरी चैन की सांस लेते हुए सोचते हैं उनके साथ इस रूम में बैठकर ही मेरी हालत खराब हो गई, तो क्या यही सुपर ह्यूमन थे। अब सीन शिफ्ट होता है यांग के ऊपर, जहाँ वो कहती है नागी जब से तुमने व्हाइट कैप वाले से बात किया है तब से मीडिया तुम्हारे बारे में रिसर्च कर रही है और हमारे बारे में पता लगाने का ट्राई भी कर रही है, और ऊपर से मेरे बारे में भी, और किसी ने हमारे ऊपर बाउंटी भी लगा दिया है। ये सुनकर नागी हंसते हुए कहता है जिन लोगों ने बाउंटी लगाया है क्या हम उनके पास जाकर पूछे कि हमने क्या गलती की थी। जिस पर यांग कहती है कोई भी जरूरत नहीं है, मैं नहीं चाहती कोई भी मैच फैले, और अगर हम उनके पास गए तो हमारी पहचान रिवील हो सकती है, और सिर्फ एक ब्रॉडकास्ट के कारण से हम अपनी पहचान रिवील थोड़ी ना करेंगे। जिस पे नागी आगे जाते हुए कहता है मैं जानबूझकर न्यूज में आया था, मैं आगे जाकर सब कुछ बता दूंगा, मगर ये सिचुएशन काफी इंटरेस्टिंग हो रहा है और मैं इसे ऐसे ही इग्नोर नहीं कर सकता हूँ। ये दुनिया जल्द ही खत्म होने वाली है और मैं सोच रहा हूँ मैं किस साइड रहूँ। ये गेम तब तक अच्छा रहेगा जब तक सब कुछ बैलेंस रहेगा। अब सीन वापस से शिफ्ट होता है जहाँ सभी लोग हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं और जेम्स सोचता है ऐसा लग रहा है जैसे मैं फ्यूनरल अटेंड करने जा रहा हूँ। फिर वो अपने सीट बेल्ट को लगाते हुए कहता है तुम दोनों भी सीट बेल्ट लगा लो, वैसे अगर तुम्हें नहीं लगाना तो ठीक है मत लगाओ। फिर वो मनी मन सोचता है क्या मैं स्टूपिड हो गया हूँ, मैं ये कैसी बातें कर रहा हूँ। ये पहली बार था जब ये सब ओशन के बीच में जा रहे हैं, ये पहली बार था जब वो सब ओशन में जा रहे थे मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए। उसके बाद जेम्स उन्हें बताता है ये सबसे फास्ट हेलीकॉप्टर है, यहाँ से वो क्रूज 500 माइल्स के दूरी पर है और वहाँ पर कम से कम 2 घंटे में पहुँच जाएंगे। हम रास्ते में हैं, इसीलिए चलो मैं तुम्हें वहाँ के हालात के बारे में बता देता हूँ। आज 4 बजे के करीब नेवी बेस पर एक SOS सेंड किया गया था। SOS का मतलब होता है हेल्प, और पता चला वहाँ पर मॉन्स्टर अटैक हुआ है और वहाँ पर 3000 के करीब लोग फंसे हुए थे। जो क्रूज खतरे में है वो एक इंटरनेशनल क्रूज है, ये US और UK के बीच में ट्रेवल करता है। हमें नहीं पता क्रूज पर कितना डैमेज हुआ है, मगर नेवी ने अंदाजा लगा लिया है। जैसे ही हमें पता चला इसमें मॉन्स्टर शामिल है, वैसे ही मिस पल हमने आपको इन्फॉर्म कर दिया, और ऊपर से आप लोग स्कॉटलैंड में भी थे। आप लोगों के एब्सेंटिस में हमने वहाँ पर नेवी को भेजा है, 5 सबमरीन को वहाँ के लिए रवाना कर दिया है। जिस पे पल पूछती है क्या फोर्स को भी भेजा गया था। ये सुनकर जेम्स बताता है वो सभी तो 8 बजे ही वहाँ पे पहुँच गए
थे, मगर 20 मिनट के अंदर ही हमारा उनसे कम्युनिकेशन टूट गया। सिचुएशन को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो सभी वहीं पर मारे गए। ये सुनकर वो दोनों काफी परेशान हो जाते हैं। फिर जेम्स बताता है कि इससे बड़ी एक और प्रॉब्लम है। अभी जो क्रूज है वो ऑटो पायलट पर सेट किया गया है। कुछ ही टाइम में वो फ्लोरिडा पहुंच जाएगी। तो होगा ये कि मॉन्स्टर भी फ्लोरिडा पहुंच जाएगा और हो सकता है वो पूरी जगह को तहस नहस कर दे। इसी कारण से फाइटर जेट न्यूक्लियर बॉम्ब को निकाल चुकी है उस मॉन्स्टर को मारने के लिए। अगर हम उस क्रूज को नहीं बचा पाए तो फ्लोरिडा पहुंचने से पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। ये सुनकर वो दोनों हैरान और गुस्सा दोनों हो जाते हैं, जिस पे जेम्स कहता है सरकार ने बेस्ट डिसीजन लिया है। अभी हमें पता नहीं है क्रूज पर अभी कितने लोग जिंदा बचे हैं। अब हम उन लोगों के कारण पूरे फ्लोरिडा को खतरे में तो नहीं डाल सकते हैं ना। ये सब सुनकर पॉल जेम्स को कांपने से मना करती है। तब जेम्स हल्का शांत होता है। फिर वो बोलती है हमें प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम यहाँ पर आ चुके हैं। अब सीन वापस से स्कूल में शिफ्ट होता है जहाँ चोई 5 बंदों को ढूंढ रहा था जिसे वो मार सके। तभी उसकी नजर एक बंदे पे पड़ती है और वो उसके बाल पकड़ते हुए कहता है मुझे बस यहाँ पर खाना लेना था, मगर तू तो मेरा पूरा रास्ता ही ब्लॉक करके बैठा हुआ है। तूने आज मेरा मूड खराब कर दिया है। तभी वहाँ पर होंग आ जाती है और चॉय को ये सब करने से मना करती है। ये सुनकर चॉय को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो बोलता है अबे तू है कौन। जिस पे होंग कहती है मुझे पता है, तूने मेरी बात को सुन लिया, इसीलिए चुपचाप से बंदे को जाने दे। ये सुनकर तो सभी बंदे बहुत ही शॉक्ड हो जाते हैं और मनी मन सोचते हैं ये लड़की कितनी ज्यादा बोल रही है। उसकी दोस्त तो होंग को वहाँ पर देखकर शॉक्ड हो जाती है। चोई गुस्से में उस बंदे को दूसरी तरफ फेंकते हुए आगे बढ़ने लगता है और कहता है क्या आज के खाने में किसी ने कुछ मिला रखा है? तुझे पता है ना मैं कितना ज्यादा डेंजरस हूँ और मुझे फर्क नहीं पड़ता मेरे सामने लड़की है या फिर लड़का, मैं लड़कियों पर भी हाथ उठा देता हूँ। जिस पे होंग कहती है मुझे पता है तू कितना बेकार इंसान है। ये सुनते ही चोई उसे थप्पड़ मार देता है। ये देखकर होंग डरते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी वहाँ पर वॉन आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है इसका मतलब जितने भी र्यूमर्स है वो सब सच थे, तू सही में एक घटिया इंसान है। मैं तो बहुत ज्यादा डरा हुआ था कि मैं ऐसे माहौल में स्कूल कैसे आऊंगा, तू तो सही में बहुत ही जायंट है। ये देखकर सभी स्टूडेंट बहुत ही शॉक्ड होते हैं और रियूक तो ली का सिर हटाते हुए कहता है जल्दी से अपना मोटा सिर हटा और मुझे वहाँ का नजारा देखने दे। दूसरी तरफ हम देखते हैं चोई को जो गुस्से में वॉन को एक लात मार के दूर फेंक देता है, मगर वॉन अपने आप को बैलेंस करते हुए गुस्से में पूछता है अबे मोटे तूने अभी क्या बोला, जल्दी से अपनी बात पूरी कर। हम देखते हैं ली और रियूक फुल सपोर्ट दे रहे थे वॉन को, मगर कैंग अभी भी खाना खाए जा रहा था। ये देखकर कैंग सोचता है यार बहुत ही बड़ी दुविधा है, क्या मैं फाइट पर फोकस करूं या फिर खाने पर। चलो खाने पर फोकस करते हैं। इधर वॉन उछलकर किक मार देता है चोई को और फिर तेजी से भागते हुए आता है और उसे पंच मार देता है। ये देखकर एक छपरी बंदा गुस्से में कहता है ये हमारे बॉस को क्या हो गया, ये तो हार रही है। चोई अपने आप को संभालते हुए कहता है अच्छा बेटे आज तो तू गया मेरे हाथों से, मैं तुझे अभी बता देता हूँ, बाद में तू अपनी जान की भीख मत मांगियो। ये कहते हुए वो अपने जबड़े को सही करने लगता है। वॉन मनी मन सोच रहा था मैंने अपनी फुल स्ट्रेंथ से इसके चिन पर अटैक किया था, मगर इसे तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे साइज में बहुत ही डिफरेंस है। तभी वहाँ पर गन गैंग के बहुत सारे मेंबर्स आ जाते हैं। उन्हें देखकर होंग सोचती है क्या ये सब इंसान है या फिर मॉन्स्टर। रेडिश हेड चोई को देखते हुए बोलता है अभी टीचर्स रास्ते में हैं, इसीलिए तू यहाँ पर सीन क्रिएट ना कर। उसे देखकर यू कहता है अब ये कौन आ गया, और ऐसा लग रहा है जैसे ये बंदा टीचर को खा के आ रहा है क्योंकि ये इतना मोटा है। जिस पे ली उसे बताता है ये उस गैंग का सबसे बड़ा इंसान है और टॉप 3 मेंबर में से एक है। ये बेसिकली नंबर 3 पर है मगर सबसे ज्यादा डेंजरस है, इसीलिए तुम्हें उसे कुछ बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। वैसे रियुक क्या तुझे कुछ पता है? फिर रेडिश हेड चोई को वहाँ से ले जाने लगता है। जाने से पहले चोई वॉन को घूरते हुए कहता है मैं इस बंदे को आज नहीं तो कल निपटा ही दूंगा। रेडिश हेड भी कहता है वो मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, मगर आज तुमने अपनी हदें पार कर दी है, मैं तुझे बाद में देखता हूँ। तू कुछ ज्यादा ही उछल रहा है। वो तो गुस्से में घूरते ही रह जाता है। सभी लोग काफी डरे हुए थे, मगर कैंग मस्त खाना खाने के बाद गटार लेता है। तभी कुछ लड़कियां आपस में बात करते हुए कहती है क्या तुमने वो आवाज सुना, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ कोलैप्स कर रहा है। अब सीन वापस से हेलीकॉप्टर की तरफ शिफ्ट हो जाता है जहाँ जेम्स कहता है हम वहाँ पर पहुंच ही गए, सब कुछ बड़ा शांत और ग्लूमी सा दिख रहा है, अब हमें क्या करना चाहिए। जिस पे पॉल उसे दरवाजा ओपन करने को बोलती है। ये सुनकर जेम्स बताता है हम अभी 100 फीट ऊपर है, आप कुछ देर और रुक जाओ, कुछ ही देर में हम हल्का नीचे पहुंच जाएंगे। जिस पे वो कहती है आप बस ये दरवाजा खोल दो, और हाँ जो मैंने आपको ईयरबड्स दिया है उससे हम बात करेंगे, ये बायोमेट्रिक के साथ ऑन होता है, जब तक आप सभी जिंदा रहेंगे
तब तक हम कनेक्ट कर पाएंगे। मैं मिडलमैन की तरह काम करूंगा और आप सभी को जानकारी दूंगा। जिसपे वो कहती है ठीक है, आप हेड को कॉल करके बता दो मैं यहाँ पर पहुँच गई हूँ। मतलब उन्हें मिसाइल से क्रूज को उड़ाने की जरूरत नहीं है, उन्हें कह दो वो उन मिसाइल्स को वापस से बुला ले। ये सुनकर जेम्स उन्हें सैल्यूट करते हुए ऑल द बेस्ट बोलता है। फिर वो दोनों सीधा हेलीकॉप्टर से क्रूज के ऊपर कूद जाते हैं। वो दोनों नीचे पहुंचने के बाद देखते हैं हर जगह डेड बॉडीज और खून ही खून फैला हुआ है। उससे वो सब समझ जाते हैं कि ये काम किसी मॉन्स्टर का ही है। वहाँ पर हम एक मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि मजे से एक बंदे को मार रहा था, मगर तभी उसका ध्यान पॉल के ऊपर जाता है और वो उसे गुस्से में घूरने लगता है। इधर जेम्स कहता है मिस पल, मुझे आपको इस क्रूज के बारे में कुछ बताना है। ये क्रूज बहुत ही बड़ा है और इसका हर एक फ्लोर अलग अलग तरह से डिजाइन किया गया है। इसी वजह से यहाँ पर गुम हो जाना एक कॉमन बात है। इसीलिए जब तक आपको मॉन्स्टर खुद अप्रोच नहीं करता तब तक आपको उसे ढूंढने में प्रॉब्लम होगी या फिर उसे कभी ढूंढ ही ना पाओ। आप दोनों अभी फॉरवर्ड डेक पर है, आप में से एक सीधा आगे चलते जाइए। आपको वहाँ पर इंजन रूम मिल जाएगा और दूसरा बंदा कार्गो रूम में जाए जो कि नीचे की तरफ है। आप दोनों मिलकर किसी सर्वाइवर को ढूंढो और जल्दी से जल्दी उस मॉन्स्टर को खत्म कर दो। मगर चिंता की बात यह है कि अगर आप दोनों अलग हो जाओगे तो साथ में मिलकर उस मॉन्स्टर को नहीं हरा पाओगे। अगर आप दोनों साथ में फाइट करोगे तो आपके जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे और अलग अलग जाओगे तो आपको अलग अलग उस मॉन्स्टर का सामना करना पड़ेगा जो कि आप दोनों के लिए डेंजरस हो सकता है। जिस पे पर्ल कहती है मुझे इस बारे में नहीं पता, अभी हमें सर्वाइवर को देखना है। मुझे उम्मीद है बहुत कम है, मगर अभी हमें सबसे जल्दी स्प्लिट होने वाले ऑप्शन को चूज करना चाहिए। अभी के लिए ये ऑप्शन ही बेस्ट है, हमारे पास टाइम भी बहुत कम बचा हुआ है। ये शिप जल्दी फ्लोरिडा पहुंचने वाली है। जिस पे पर्ल का साथी शैंक्स कहता है मैं ऊपर की तरफ जाता हूँ। जिस पे पर्ल कहते हैं ठीक है मैं नीचे जा रही हूँ। उसके बाद पर्ल नीचे की तरफ कूदते हुए कहती है शैंक्स अगर तुम्हें कोई मॉन्स्टर दिखे तो अकेले कॉम्बैट टेक्निक का यूज मत करना बल्कि मुझे अलर्ट कर देना। फिर वो शिप से नीचे कूद जाती है और अपने हाथों से अच्छा खासा ग्रिप बनाते हुए डेक की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। फिर वो डेक को तोड़ते हुए उसके अंदर घुस जाती है। वो जाते ही देखती है उसके सामने बहुत सारे डब्बे पड़े हुए हैं। इसका मतलब अब वो कार्गो में पहुंच चुकी थी। जिस पे जेम्स कहता है अभी तुम कार्गो एरिया B4 में हो, अभी वहाँ की सिचुएशन कैसी है। ये सुनकर पर्ल कहती है अभी मैं कुछ भी बता नहीं सकती हूँ क्योंकि मुझे अभी तक कोई भी जिंदा इंसान नहीं दिखा है और ना ही यहाँ पर डेड बॉडीज है। सब कुछ तो नॉर्मल दिख रहा है, मैं एक बार अच्छे से चेक कर लेती हूँ। उसके बाद जेम्स शैंक्स से पूछता है तुम्हारे यहाँ सब कैसा चल रहा है। जिस पे शैंक्स कहता है मुझे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखा, सिर्फ मुझे डेड बॉडीज दिख रही है। मैंने यहाँ पर ऊपर के सब रूम्स को चेक कर लिया है मगर यहाँ पर डेड बॉडीज और खून के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा। ये जगह किसी नर्क से कम नहीं दिख रहा। ये सुनकर जेम्स कहता है कहीं वो जानबूझकर तो नहीं छुपा हुआ है, कहीं वो तुम सबके साथ छुपन छुपाई ना खेल रहा हो। तभी शैंक्स देखता है कि जेम्स की आवाज कट कट के आ रही है। तब जेम्स बाहर की तरफ देखते हुए सोचता है कहीं ये सब बारिश के कारण से तो नहीं हो रहा। अब तो मुझे उनकी आवाज भी आना बंद हो चुकी है। हमारे लोकेशन को देखते हुए ऐसा लग रहा है जैसे ये बरमूडा ट्रायंगल के कारण से हुआ है। अभी हमारे बीच में कम्युनिकेशन होना बहुत ही जरूरी है क्योंकि अभी वो दोनों अलग अलग हो चुके हैं और मैं ही उन्हें गाइड कर सकता हूँ। इधर शैंक्स बढ़ते हुए सिर्फ डेड बॉडीज को देखे जा रहा था। तभी उसे एक इंसान देखता है जो कि अधमरी हालत में पड़ा हुआ था और कह रहा था मेरी वाइफ मेरी वाइफ। फिर वो उसके पास जाते हुए कहता है जेम्स मुझे एक सर्वाइवर मिल गया है। वो सर्वाइवर शैंक्स को देखकर पूछता है क्या तुम एक मॉन्स्टर हो। फिर वो इंसान शैंक्स को गाली देना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ जेम्स को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था और सेम टू सेम सिनेरियो पर्ल का भी था, उसका भी कनेक्शन टूट चुका था। तभी उसे एक छोटी बच्ची दिखाई देती है जो कि डरते हुए पूछती है क्या आप मिसेस पर्ल हो, क्या आप यहाँ पर हमें बचाने आई हो। ये सुनकर पर्ल कहती है हाँ मगर मैं मिसेस नहीं हूँ। इससे हमें पता चलता है कि शायद पर्ल एक लड़का है मगर अभी हमें कंफर्म नहीं है। दूसरी तरफ शैंक्स इवेंट हॉल में पहुंच जाता है जहाँ उसे ब्लड की बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही थी। फिर वो जल्दी से कम्युनिकेशन करने के लिए अपने ईयर पीस को चेक करता है मगर वो तो काम ही नहीं कर रहा था। ये देख कर वो सोचता है ईयर पीस तो किसी कूड़े से कम नहीं है, कभी भी समय पर काम नहीं आता है। तभी उसे अपने सामने पर्ल दिखाई देती है। उसे देख कर शैंक्स हैरानी से पूछता है क्या तुम इतनी जल्दी यहाँ हॉल में पहुंच गई। तभी अचानक से पर्ल की आंखें मॉन्स्टर की तरह चेंज होने लगती है और वो शैंक्स के ऊपर हमला कर देती है जिस कारण से शैंक्स का हाथ बहुत ज्यादा घायल हो गया था और वो बहुत ही मुश्किल से अपने आप को बचा पाता है और उसके अटैक को डॉज कर देता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। ओके गाइस, कमेंट करके बताओ कि आपको ये मानवा कैसा लगा। अगर आपको ये मानवा थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो आपको 5 कमेंट करने हैं और एक लाइक तो करना ही है। और इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आ गया तो मैं इसका नेक्स्ट
एपिसोड लेकर आऊंगा। वो तो पता ही है, मैं डेली लेकर आता हूँ। वैसे ही मैं इसका डेली एपिसोड लेकर आऊंगा। और हाँ, बहुत सारे लोग Q&A की बात कर रहे थे, इसीलिए मैं Q&A करने का सोच रहा हूँ। आप सभी के सभी कमेंट बॉक्स में #Q&A करके क्वेश्चन पूछ सकते हो और मैं जल्द ही Q&A वीडियो लेकर आ जाऊंगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। लास्ट टाइम कह रहा हूँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लेना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।